हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का 10th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था, कार्बोनिल मेटल हाइड्राइड एंड हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था। शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो भी रिएक्शंस हमने करी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ जी। तो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और यहाँ पे फोटोलिटिक कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट काम क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन काउंट करना। ठीक है। क्रोमो एमओ के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 + 1 + 5 + 6 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गई। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है और आपके पास फोटोलिटिक कंडीशंस दी हुई हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा। ठीक है, डिसोशिएशन होगी। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। MO एक CO यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास CO और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये आ गया आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या हो सकता है? ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ये मेटल को दे सकता है। ठीक है, मतलब हेप्टासिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे हेप्टासिटी 1 थी, हेप्टासिटी 1 से हेप्टासिटी 3 में चेंज हो सकती है और आपको अगेन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, MO CO सो कभी कभी आपको कुछ ऐसे दिया हुआ होगा या फिर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपको ऐसे भी दिया हो सकता है, हेप्टासिटी 3। ठीक है, ईटा 3। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा। ये आ गया आपके पास इंटरमीडिएट, ये आ गया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो B एंड D, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन दी हुई है Mn2CO10 की विद आयोडीन। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन हमने देखी थी। यहाँ पे देख लेते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रही है MnCO5 I यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इन्होंने बोला हुआ है, देखो, विदाउट लॉस ऑफ CO का लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको मेटल हेलाइड्स मिल रहे हैं, कार्बोनिल मेटल हेलाइड्स मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास CO5 और उसके बाद ये आ गया आपके पास I। इसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि हीटिंग कर रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस तक और लॉस हो रहा है 1 CO लिगेंड का। यहाँ से अब लॉस हो रहा है 1 CO लिगेंड का, तो आपके पास क्या आ जाएगा? MnCO 4 CO बचे, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक वेकेंट साइट है, एक अनसैचुरेटेड साइट है। ठीक है, इसके हमने क्या किए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ है कि बी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बोला हुआ है, विच डज नॉट हैव मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको डायमर प्रोडक्ट तो यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ पे I आ गया, बाकी CO4 वैसे ही लिखो, एक वेकेंट साइट है, ये आ गया आपके पास। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दे सकता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे सकता है। और B जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, आयोडीन ब्रिजिंग में है। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया और बाकी के CO4 हैं वो वैसे ही हम रहने देंगे। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर सकते हो। हैलोजन ब्रिजिंग पोजीशन पे है I, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, बाकी तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड B विथ pyridine टू गिव 2 इक्विवेलेंट ऑफ C। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है pyridine के साथ, pyridine के साथ रिएक्शन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
एक और पेरिडीन मॉलिक्यूल आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और आपको यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ मैं MnCO4 तो वैसे ही रहेंगे, ये आ गया आपके पास CO CO CO, एक पिरिडीन होगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड यहाँ पे I, इसके 2 इक्विवेलेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने सारी रिएक्शंस कर ली। अब हमें फाइंड आउट करने हैं ऑप्शंस में कौन से करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये आ गया आपके पास ए कहाँ पे है, ए आपके पास ये आएगा, और सॉरी ये आएगा, ए में डिसोसिएशन नहीं हुई है अभी CO की। बी आपके पास ये आएगा। अब पिरिडीन के साथ यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ब्रिजिंग वाले बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है और ब्रिज पोजीशन पे इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं मिल रहे हमें, ये बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए आपको C के 2 इक्विवेलेंट मिलेंगे यहाँ पे। देखो अब ऑप्शंस, ये तो इनकरेक्ट होगा। सबसे पहले हम A देखते हैं, तो A आ गया आपके पास सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम B देखते हैं, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड है और पिरिडीन भी है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है, आयोडीन ब्रिजिंग में है। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब ये करेक्ट है। तो सेकेंड B क्या होगा, फोर्थ, और उसके बाद ये आ गया आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप देख सकते हो A क्या है, ये A है, ये B है एंड ये C है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, रिएक्शन हो रही है Br2 के साथ टू गिव A। रिएक्शन ऑफ A विद लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड रिजल्ट इन B। द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ B कंसिस्ट ऑफ 2 सिग्नल्स। 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं, इंटेंसिटी दी हुई है 5:1। हमें A एंड B फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो A क्या है, A क्या आता है वो देख लेते हैं। ईटा 5 है, Fe है, यहाँ पे CO है, CO है, और साथ में Na पॉजिटिव है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा। रिएक्शन हो रही है Br2 के साथ, Br। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन आपको मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ये रिएक्शन हमने सारी करी हुई है, बट क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे Br आ गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन हो रही है लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, H नेगेटिव, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा Fe। अब आगे आपके पास मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और मेटल के साथ हाइड्राइड लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्राइड के फॉर्म में होगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, शील्डिंग रीजन में होगा, तो ये नेगेटिव केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू देता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू आएगी। 2 टाइप के सिग्नल मिलेंगे आपको यहाँ पे आपको 2 टाइप के सिग्नल्स मिल रहे हैं, यही बोला हुआ है क्वेश्चन में, पॉजिटिव। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है, इसीलिए रेशो दी हुई है इन्होंने 5:1। इसकी वजह से एक सिग्नल मिलेगा, इसकी वजह से एक सिग्नल मिलेगा, और 5:1 इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये आ गया आपके पास A एंड ये आ गया आपके पास B। सो A यहाँ पे देखो Br है एंड यहाँ पे H है। बाकी तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईटा 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता, हेप्टिसिटी तो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रही है, ये भी इनकरेक्ट होगा, एंड यहाँ पे HBr दिया हुआ, ये भी इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हो रही है MnCO6 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, और हमें पता है जो टर्मिनल कार्बोनिल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, CO5 आ गया, एक टर्मिनल कार्बोनिल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो प्रोडक्ट भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। यहाँ पे आ गया आपके पास C+O_Me, एसाइल ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, इसके पास 7 + 1 + 10 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अब CH3 नेगेटिव ने मेटल के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? देखो, अगर मेटल के ऊपर अटैक करता तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मेटल के ऊपर अटैक करने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आ जाता। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरफ तो जाएगा ही नहीं प्रोडक्ट, मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। FeCO5 की रिएक्शन हो रही है OH नेगेटिव के साथ, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, टर्मिनल कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे CO आ गया, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, टर्मिनल कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, एंड यहाँ पे आपको FeCO4 C+O एंड H होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है हमें, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, एंड CO2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। CO2 बाहर निकलने के बाद मेटल हाइड्राइड बॉन्ड आपको मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया, CO4 है, ये हमने वैसे ही लिख दिए, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद रिएक्शन हो रही है MnO2 के साथ, ऑक्सीडेशन होगी, H2 बाहर निकलेगा, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, और लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर यहाँ पे आपको मिलता है Fe3CO12। ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ये हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, जो भी टॉपिक किए थे रिएक्शन से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमने देख लिए। जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो देखेंगे हम। ये वाला टॉपिक मैंने कल ही इंट्रोड्यूस कराया था थोड़ा सा। मेटल हाइड्राइड बॉन्ड, मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो डेल्टा वैल्यू आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, शील्डिंग इफेक्ट हो रहा होगा, शील्डिंग रीजन में अब आपको डेल्टा वैल्यू देखने को मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, -50 तक वैल्यू जा सकती है। ठीक है, बट अगर हम CH बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी उतनी ही डीशील्डेड प्रोटॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये अपफील्ड रीजन बोलोगे इसको, अपफील्ड रीजन, और ये आ गया आपके पास डाउनफील्ड रीजन। डाउनफील्ड, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है प्रोटॉन के ऊपर वैसे ही, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और डिक्रीज करेगा और डीशील्डेड प्रोटॉन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा वैल्यू मिलती है, नेगेटिव डेल्टा वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब ये है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन 2 मेटल के साथ अटैच्ड है, 2 मेटल के साथ ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। यहाँ पे क्या है, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब नेक्स्ट हम ले लें तो ये है आपके पास 1 2 3 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे 3 मेटल आके, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब शील्डिंग भी डिक्रीज होगी, शील्डिंग भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। अब हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन है, ये इनकैप्सुलेटेड H है। अब देखो कितने मेटल के साथ अटैच है, 1 2 3 4 5 6 मेटल के साथ अटैच्ड है। ये 7 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 मेटल के साथ अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी। और इस केस में आपको डेल्टा वैल्यू, पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन में डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, डीशील्डेड प्रोटॉन होगा ये। ठीक है, डीशील्डिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, डीशील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अब हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। Ru6CO18 2 नेगेटिव आपके पास दिया हुआ है, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रही है। ये कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्स है, मेटलेट है मतलब ये H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बेस की तरह एक्ट कर सकता है। और यहाँ पे आपको HRU6CO18 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन अब इनकैप्सुलेटेड होगा। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन है और ये मोर डीशील्डेड होगा। ये क्या होगा, मोर डीशील्डेड। फिर से रिएक्शन हो रही है H3O पॉजिटिव के साथ, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रही है। तो आपके पास मॉलिक्यूल H2RU6CO18 कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इनकैप्सुलेटेड नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर में एक हाइड्रोजन है तो वो इनकैप्सुलेटेड होगा, बट अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये ब्रिजिंग पोजीशन पे होंगे। स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन पूरे एटम के साथ इंटरैक्शन शो करेगा, बट अगर H2 है तो आपको ब्रिज्ड हाइड्रोजन मिलेंगे ये दोनों, और 3 मेटल के साथ ये ब्रिजिंग शो करेंगे, ये 3 मेटल के साथ ब्रिजिंग शो करेंगे। μ3 2 हाइड्रोजन एक्ट इन ब्रिजिंग पोजीशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CO6CO15 2 नेगेटिव, अगेन ये बेस की तरह एक्ट करेगा, सेम टाइप की रिएक्शन है। इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा CO6CO15 डाउन डीशील्डेड प्रोटॉन है ये। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, NaCO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ पे रिक वर्ड यूज हुआ है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फॉस्फोरस। तो ये एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, अपना H पॉजिटिव देगा, ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है। आपके पास यहाँ पे हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स मिलेगा, CO4 स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब ये दोनों रिएक्शन देखने को आपको एक जैसी ही लगेंगी। ठीक है, मेटलेट कॉम्प्लेक्स है, H3O पॉजिटिव और H3PO4 है, ये अपना H पॉजिटिव दे सकता है। और आप सोचोगे कि यहाँ पे रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, CO6 ये आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 7, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आ रहा है, मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, इस तरह से पॉसिबल नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर था 4 और यहाँ पे आप देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है, मतलब ये स्टेबल है। और इसके बाद यहाँ से H2 कलरलेस गैस निकल सकती है और आपको डायमर देखने को मिलेगा। ठीक है, CO2CO8 ये आपने देखा हुआ है डायमर, बट यहाँ पे वेनेडियम के केस में डायमर नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे H3PO4 ये ऑक्सीडेशन करेगा और प्रोडक्ट आपको VCO6 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। देखने में तो ये दोनों एक जैसी रिएक्शंस में लग रही हैं, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 7 आ रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा।
तो ये एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा इस रिएक्शन में। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं WCO6। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये लिगेंड दिया हुआ है, रिफ्लेक्स कंडीशन दी हुई है, हाई टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बाय डिसोशिएटिव। सबसे पहले एक CO जाएगा, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ से 2 CO बाहर निकलेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको W ये आ गया, बट हेप्टेसिटी 4 होगी, यहाँ पे ये आ गई हेप्टेसिटी 4 एंड यहाँ से 2 CO बाहर निकल गए हैं, तो बाकी के 4 CO आप यहाँ पे रखो। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा, ईटा 4 है, 4 प्लस क्रोमो 6 प्लस ये आगे 8, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। बट यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ है, तो ये इतना स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। इसके बाद क्या होगा, देखो ईटा 4 है, न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे W की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे ये इंटरैक्शन हो जाएगी और एक CO बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक CO बाहर निकल जाएगा, हेप्टेसिटी आपके पास 5 आ जाएगी, यहाँ की 5 हेप्टेसिटी और बाकी के 3 CO आ गए। मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो भी पढ़ा है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ कर लो कि आपको 2 टाइप के H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल मिलेंगे। इंटेंसिटी होगी 5:1, इसमें डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसके केस में यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसके केस में डेल्टा वैल्यू नेगेटिव देखने को मिलेगी। अब ये जो मेटल हाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं और अगर टेम्परेचर की कंडीशन दी हुई है तो ये इजीली H2 गैस रिलीज करके डायमर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। रिफ्लेक्स मतलब हाई टेम्परेचर कंडीशन है, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से H2 कलरलेस गैस बाहर निकल जाएगी और आपको डायमर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Cp, यहाँ पे W आ गया, ये Cp3 है, तो यहाँ पे 3 CO आ गए और यहाँ पे भी आपके पास 3 CO आ गई। एक भी कार्बोनिल अब ब्रिजिंग पोजीशन पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो ब्रिजिंग डिक्रीज होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ब्रिज्ड कार्बोनिल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन हो सकती हैं। फर्दर क्या रिएक्शन हो सकती है? NaHD के साथ रिएक्शन हो सकती है, Br2 के साथ रिएक्शन हो सकती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से ये मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा।3 CO हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो मेटल हेलाइड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे Cp आ जाएगा। देखो अब इस रिएक्शन से ही बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चंस देखो आप क्या क्या बन सकते हैं। ये रिएक्शन होगी, अब CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो Cp की वजह से यहाँ पे -1 है, मतलब इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉरी +1 नहीं होगी, यहाँ पे फाइंड आउट करके ही देखो आप, यहाँ पे -1 + x, इसकी वजह से न्यूट्रल है तो 0, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो x आ गया 0, मतलब यहाँ पे W 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे देखो Cp -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, लाइकवाइज ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, मतलब मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है तो यहाँ पे लेस बैक बॉन्डिंग होगी
और अगर लेस बैक बॉन्डिंग है तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी इसकी कम होगी। CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी A की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास B आ जाएगी और उसके बाद आपके पास C आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो बैक बॉन्डिंग होगी, CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ भी देख सकते हो, वैल्यूज़ इसके केस में आएगी 1860 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके केस में आएगी आपके पास 1960 सेंटीमीटर इनवर्स एंड यहाँ पे आपको मिलेगी 2060। ठीक है, टर्मिनल कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी ही मिल रही है बट डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यूज CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट FeCO5 के साथ रिएक्शन हो रही है। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो जैसे ऊपर वाला किया वैसे ही होगा, eta4 आ जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है अगेन यहाँ से डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से 2CO बाहर निकलेंगे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो CO 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 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है पर यहाँ पे हेप्टेसिटी 4 है, ये इतना स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे देखो हेप्टेसिटी 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे मेटल और ये हाइड्रोजन में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक CO बाहर निकल जाएगा, हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये eta5 में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये CO आ गया, ये CO आ गया। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इंटेंसिटी 5:1 होगी, 2 टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे, डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी यहाँ पे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो, और यहाँ पे डेल्टा वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर दी। अब फिर से मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्स कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स आने के बाद H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी, कलरलेस गैस, और डायमराइजेशन होगी। ठीक है, डायमराइजेशन होगी और यहाँ पे जो CO है वो ब्रिजिंग पोजीशन पे मिलेंगे। ब्रिजिंग पोजीशन पे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि अब इसका साइज छोटा है तो ब्रिज्ड कार्बोनिल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे एक CP आ गया, यहाँ पे दूसरा CP आएगा, CO, एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। अब फर्दर जो क्वेश्चन बनते हैं H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर वो कैसे बनते हैं ये हम देख लेंगे। इसके लिए आपको फ्लक्सनैलिटी प्रिंसिपल पता होना चाहिए। कुछ मॉलिक्यूल या कुछ लिगेंड फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं एट हाई टेम्परेचर पे। अब ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या होता है, अगर मैं कॉमन एग्जांपल लूँ तो फ़ैन का आप एग्जांपल ले सकते हो। फ़ैन जब ऑन नहीं है, रिजिड पोजीशन पे है, मतलब आप उसके विंग्स को इजीली काउंट कर सकते हो। जैसे ही हमने फ़ैन को ऑन किया, हाई स्पीड पे विंग्स उसके रोटेट हो रहे हैं, तो अब विंग्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर है। ठीक है, रिजिड नहीं है, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूस रोटेशन हो रही है, जिसकी वजह से हम विंग्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है, लिगेंड के साथ भी होता है। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि एट लो टेम्परेचर पे H1 NMR सिग्नल्स आपको कितने मिलेंगे और एट हाई टेम्परेचर पे H1 NMR सिग्नल्स आपको कितने मिलेंगे। लो टेम्परेचर मतलब कि मॉलिक्यूल रिजिड है। ठीक है, रिजिड है, लो टेम्परेचर दिया होगा, -60 डिग्री सेल्सियस दिया हो सकता है, -80 डिग्री सेल्सियस दिया हो सकता है, -27 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, रिजिड पोजीशन पे अब इस मॉलिक्यूल के आपको सिस एंड ट्रांस 2 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सिपेरिंग ट्रांस पोजीशन पे है, सिपेरिंग ये सिस पोजीशन पे भी आ सकती हैं। मतलब H1 NMR सिग्नल्स आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, 2 H1
NMR सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि कंटिन्यूस रोटेशन होगी। कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से सिस एंड ट्रांस को डिस्टिंग्विश नहीं कराया जा सकता। मतलब यहाँ पे H1 NMR सिग्नल आपको 1 ही मिलेंगे। H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल 1 ही मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे ये जो ब्रिजिंग कार्बोनिल है ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्रिजिंग बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंटिन्यूस रोटेशन होती रहेगी। कंटिन्यूस रोटेशन हो रही है मतलब सिस एंड ट्रांस को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसीलिए हाई टेम्परेचर पे आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ आपसे ए एंड बी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा सकता है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ए प्रोडक्ट में कितने सिग्नल्स मिलेंगे, बी प्रोडक्ट में कितने सिग्नल्स मिलेंगे, एट हाई टेम्परेचर पे कितने सिग्नल्स मिलेंगे और लो टेम्परेचर पे कितने सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहले ए प्रोडक्ट देखते हैं। इस टाइप की रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब तो आपको आ जानी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, Br आ जाएगा, मेटल हेलोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, CO आ गया। और यहाँ पे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें 2 सिग्नल्स मिलेंगे। एक सिग्नल मिल रहा है इन CP हाइड्रोजन की वजह से एंड दूसरा सिग्नल मिल रहा है इस मेटल हाइड्राइड इस हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू नेगेटिव होगी। जहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड दिखा मतलब नेगेटिव डेल्टा वैल्यू होगी, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव होगी। इंटेंसिटी देखें तो 5:1 इंटेंसिटी की रेशो आएगी। नेक्स्ट अब रिएक्शन देखते हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है सेम मॉलिक्यूल की, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल आ जाएगा, रिडक्शन होगी यहाँ पे CO होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और Q कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा आपको, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आएगा। यहाँ पे CO आ गया एंड ये CP आ गई, बट यहाँ पे हेप्टेसिटी 1 होगी। ठीक है, ईटा 1 है ये, यहाँ पे हेप्टेसिटी 5 है। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 8, 9, 14 एंड 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हैं। ये आपके पास P आ गया एंड ये आपके पास Q आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लो टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात थोड़ी देर में करेंगे। H1 NMR सिग्नल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो, हेप्टेसिटी 5 का क्या मतलब है कि मेटल इन 5 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, यही बोलते हैं हम। हेप्टेसिटी 5 मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही रहेगा, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। CP में जब हेप्टेसिटी 5 आ रही है तब टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर पे आपको 1 ही सिग्नल मिलेगा। तो इस रिंग की वजह से H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको 1 सिग्नल मिलेगा। अब हम इस रिंग की बात करते हैं। लो टेम्परेचर पे पूछा हुआ है, मतलब रिजिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, रिजिड मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट अलग होगा। इन दोनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा होगा पर इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड इन दोनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा होगा, मतलब यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं। जब हेप्टेसिटी 1 है एट लो टेम्परेचर पे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 3 सिग्नल्स। ठीक है, सो टोटल सिग्नल्स कितने आगे, टोटल आगे आपके पास 4 H1 NMR सिग्नल NMR सिग्नल्स, और इनकी इंटेंसिटी की रेशो भी पूछी जा सकती है या फिर क्वेश्चन में दी हुई हो सकती है और आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सिग्नल्स, सो रेशो देखो, इस CP की मैं 5 इंटेंसिटी की रेशो देख रहे हैं आप, 5 हाइड्रोजन है
उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जिसका डिफरेंट सिग्नल होगा, इन दोनों हाइड्रोजन का डिफरेंट सिग्नल होगा एंड इन दोनों हाइड्रोजन का डिफरेंट सिग्नल होगा। तो ये आ गया आपके पास रेशो। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास हीटिंग कंडीशन दी हुई है। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है, मतलब डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा यहाँ पे हेप्टेसिटी eta1 से eta5 में कन्वर्जन होगा और 2CO मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2CO बाहर आ गए और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी फेरोसिन की। फेरोसिन की फॉर्मेशन हुई, eta5 है और यहाँ पे आपको H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही सिग्नल मिलेगा। H1NMR सिग्नल आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिफरेंट लिगेंड के साथ, लिगेंड्स की डिफरेंट हेप्टेसिटी होगी। डिफरेंट हेप्टेसिटी पे एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर पे हमें क्या सिग्नल्स मिलेंगे, कितने सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले हम CP लिगेंड के साथ शुरू करते हैं। CP लिगेंड की हेप्टेसिटी 1 भी हो सकती है, हेप्टेसिटी 3 भी हो सकती है, हेप्टेसिटी 5 भी हो सकती है। ये तीनों केस हम लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हेप्टेसिटी 5 के साथ। हेप्टेसिटी 5 मतलब मेटल यहाँ पे 5 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। CP लिगेंड है आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन एटम पे डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, हेप्टेसिटी जब 5 आएगी तो ये पांचों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही होगा और चाहे लो टेम्परेचर हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, आपको यहाँ पे H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं हेप्टेसिटी 3। CP लिगेंड हेप्टेसिटी 3 है। हेप्टेसिटी 3 मतलब 3 कार्बन एटम के साथ अब मेटल अटैच्ड है। लो टेम्परेचर पे रिजिड स्ट्रक्चर होगा, स्टैटिक स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हाइड्रोजन ड्रॉ कर लो। इस मॉलिक्यूल को कैसे समझोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री से समझ सकते हो आप इजीली। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं। ये इमेजिनरी प्लेन हमने पास कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये वाले हाइड्रोजन का सेम केमिकल एनवायरनमेंट है तो ये दोनों एक सिग्नल देंगे। एट लो टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ। ये दोनों हाइड्रोजन का सेम सिग्नल होगा, ठीक है, एंड ये वाले हाइड्रोजन का डिफरेंट सिग्नल होगा। मतलब यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं एट लो टेम्परेचर पे। अब हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेंगे। तीनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अब फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहे हैं तो ये तीनों हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल मिलेगा। H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन तीनों हाइड्रोजन को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनका एक सिग्नल मिलेगा और इन दोनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे। अगर इंटेंसिटी की रेशो देखी जाए तो 3:2 होगी। यहाँ पे इंटेंसिटी की रेशो देखी जाए तो 2:2:1 हो सकती है या 1:2:2 भी हो सकती है, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे केस है जहाँ पे हेप्टेसिटी 1 होगी। हेप्टेसिटी 1 ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब मेटल एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देगा, ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देंगे एंड ये वाले हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्टैटिक स्ट्रक्चर है, रिजिड फॉर्म है एट लो टेम्परेचर मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर होगा माइनस, या फिर -80 डिग्री टेम्परेचर होगा, -27 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मतलब कि -80 या -60, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं। अगेन इंटेंसिटी की रेशो 2:1 हो सकती है या 1:2:2 हो सकती है। अब देखो एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिंग विजिंग का।
मतलब मेटल यहाँ पे किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो सकता है। फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा, ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा। तो ये सारे हाइड्रोजन H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो CP लिगेंड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम एलाइल लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एलाइल लिगेंड, यहाँ पे अगर देखो तो एक बार मेटल यहाँ पे अटैच हो सकता है और सेकेंड टाइम पे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेटल यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, मेटल यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। हेप्टेसिटी 3 की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हेप्टेसिटी 3 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं कि सिग्नल्स का क्या सीन है। देखो हाइड्रोजन सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन आगे, यहाँ पे आपको सिन एंड एंटी हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन एंटी टू ईच अदर है। अगर एंटी टू ईच अदर हैं तो ये सेम सिग्नल नहीं देंगे। लाइकवाइज ये दोनों हाइड्रोजन एंटी टू ईच अदर हैं तो ये दोनों सेम सिग्नल नहीं देंगे। मतलब आपको यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन का सेम सिग्नल मिलेगा, इन दोनों हाइड्रोजन का सेम सिग्नल मिलेगा, बट सिन और एंटी होने की वजह से इन दोनों हाइड्रोजन का डिफरेंट सिग्नल मिलेगा। तो एट लो टेम्परेचर पे जब रिजिड स्ट्रक्चर है, स्टैटिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। रेशो वही आ गई 2:2:1। और हाई टेम्परेचर की बात करी जाए, अब कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो सिन एंड एंटी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पे कंटिन्यूस रोटेशन होती रहेगी इन दोनों हाइड्रोजन की, मतलब इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी, और इन दोनों को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। मतलब ये चारों हाइड्रोजन अब एक ही सिग्नल देंगे, ठीक है। ये चारों हाइड्रोजन एक ही सिग्नल देंगे। ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे 2 सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। इंटेंसिटी की रेशो होगी 4:1। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, नेक्स्ट लिगेंड ले सकते हैं। सो यहाँ पे इसको कैसे आप समझोगे, जैसे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिनरी प्लेन पास किया था, वैसे ही आप इसको भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला एक हाइड्रोजन होगा, ये होगा, एंड आपके पास ये एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, एंड ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे जब मॉलिक्यूल रिजिड फॉर्म में है, मतलब एट लो टेम्परेचर ABCD। लाइकवाइज ABCD आपको 4 सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा, और फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करने की वजह से सारे हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से MN2CO10 के साथ रिएक्शन हो रही है Na की, ये हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, MnCO5 रिडक्शन होगी, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। ये अटैक करेगा, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ये निकल जाएगा, और यहाँ से आपको ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से B भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। MnCO5 है, CO5 आ गया, और यहाँ पे हेप्टेसिटी 1 आ गई, मतलब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये B आपके पास आ गया। अब
आगे दी हुई है आपके पास हीटिंग कंडीशन। हीटिंग कंडीशन दी हुई है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, एक CO बाहर मिल जाएगा और इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की, इंटरमीडिएट की। सॉरी, यहाँ पे मैंने कार्बन कम लगा दिए हैं, ये आगे 1 2 3 कार्बन होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी 3 कार्बन आगे, और यहाँ पे आगे आपके पास CO4 है। इसके बाद ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, मतलब यहाँ से हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, नीटा 1 से ये ईटा 3 में कन्वर्जन हो जाएगा, हेप्टेसिटी इंक्रीज होगी, एंड आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। CO4 वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमें बताने हैं एट लो टेम्परेचर H1 NMR सिग्नल्स, ठीक है। एट लो टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर का क्या मतलब है, या तो आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा या फिर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा। ये मॉलिक्यूल रिजिड होगा, और यहाँ पे हमें सिन और एंटी प्रोटॉन मिलते हैं, ठीक है। ये ए इन दोनों का सिग्नल एक जैसा होगा, इन दोनों का सिग्नल ये एंटी टू ईच अदर है, मतलब डिफरेंट सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 सिग्नल्स मिलेंगे। रेशो क्या होगी, 2:1। और अगर हाई टेम्परेचर की बात करी जाए तो हाई टेम्परेचर में ये दोनों डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगे, सिन और एंटी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिनकी इंटेंसिटी की रेशो होगी 4:1, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन Fe की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड के साथ हीटिंग कंडीशन दी हुई होगी, डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी आयरन कार्बोनिल मेटल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। FeCO5 आ गया। फर्दर रिएक्शन आयोडीन के साथ हो रही है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये, तो बी मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, CO4 आ जाएगा यहाँ पे, Fe यहीं पे लिख देती हूँ, FeCO4 आया, और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, 2 आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। उसके बाद रिएक्शन हो रही है लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड के साथ, मतलब यहाँ पे जो हेलोजन है वो H के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, CO4 आ गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अब ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपसे H1 NMR सिग्नल्स के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CO4, यहाँ से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हो, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेम सिग्नल देंगे, तो यहाँ पे आपको 1 सिग्नल मिलेगा, ठीक है, 1 सिग्नल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, RuCO5 की रिएक्शन हो रही है COD के साथ, साइक्लो ऑक्टाडाइइन के साथ अब रिएक्शन हो रही है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आ गया, डाइइन है, मतलब 2 बॉन्ड है, ये आगे 2 बॉन्ड। अब रिएक्शन हो रही है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से 2 CO मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, 1 बाय 1 निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो, ये FRu आ गया एंड CO3। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है एट लो टेम्परेचर
एंड हाई टेम्परेचर पे, एंड हाई टेम्परेचर क्या होगा, बस अगर आपको 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया तो वो हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर पे कितने सिग्नल्स होंगे, H1 NMR सिग्नल्स हमें बताने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये आपके पास एक हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन आ गया। अब पहले हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे। लो टेम्परेचर पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पास कर दो, कर दी हमने, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, ये वाले हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, ये वाले हाइड्रोजन सेम सिग्नल, एंड ये वाले हाइड्रोजन सेम सिग्नल। एट लो टेम्परेचर पे जब स्टैटिक मॉलिक्यूल होगा, रिजिड स्ट्रक्चर होगा, तब आपको 4 सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। 4 सिग्नल मिल रहे हैं H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और हाई टेम्परेचर पे आपको सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा, सारे हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट एक जैसा होगा। हाई टेम्परेचर पे आपको 1 H1 NMR सिग्नल मिलेगा, MR सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। प्रोडक्ट के सिग्नल्स के बारे में पूछा गया है एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा, ये आ गया, हेप्टासिटी 4 आ जाएगी, यहाँ से 2CO बाहर निकल जाएंगे 1 बाय 1, हेप्टासिटी 4 आ गई। सो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3CO आ गए, वो हमने लिख दिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आ गए। अगर हम लो टेम्परेचर पे देखें, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे सिन एंड एंटी वाला आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, बट ये वाले हाइड्रोजन अब डिफरेंट सिग्नल देंगे, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन आपको डिफरेंट सिग्नल देंगे, एंटी टू ईच अदर हैं, और ये वाले हाइड्रोजन आपको डिफरेंट सिग्नल देंगे। मतलब लो टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 सिग्नल्स, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 सिग्नल्स। और अगर हाई टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये वाले फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेंगे, ये वाले भी फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेंगे। इन दोनों को, इन चारों हाइड्रोजन को H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। मतलब ये चारों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे एंड ये दोनों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे। इंटेंसिटी क्या होगी, 4:2, या फिर हो सकती है 2:1 दी हुई हो सकती है, ठीक है। 2 सिग्नल्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसके बारे में वैसे हम देख भी चुके हैं। अब हम डिफरेंट टेम्परेचर देखेंगे। एक तो वेरी लो टेम्परेचर पे, उसके बाद -27 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसके बाद 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर पे हमें यहाँ पे हेप्टासिटी है 5, हेप्टासिटी 5 है, तो ये एक सिग्नल मिलेगा लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, हेप्टासिटी यहाँ पे 1 है। देखो आप इजीली कर सकते हो, आप B, C, यहाँ पे 3 सिग्नल्स मिलेंगे। टोटल सिग्नल्स कितने मिल रहे हैं, 4 सिग्नल्स मिल रहे हैं, टोटल 4 सिग्नल्स मिल रहे हैं। रेशो क्या होगी, 5:1:2:2, ठीक है। -27 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना। -27 डिग्री टेम्परेचर में आपको 1-2 शिफ्ट देखने को मिलती है, या फिर 1-3 शिफ्ट भी देखने को मिलती है। 1-2 शिफ्ट क्या होगी कि जैसे मेटल यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मेटल यहाँ पे अटैच्ड है।
अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल अब यहाँ पे आ जाएगा। आप नंबरिंग भी दे सकते हो, यहाँ पे मेटल आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखो -27 डिग्री सेल्सियस पे 1-2 शिफ्ट या फिर 1-3 शिफ्ट देखने को मिलेगी। अब मेटल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लाइकवाइज फिर से अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अब आपको 2 टाइप के सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक सिग्नल कौन सा होगा, एक सिग्नल मिलेगा इस नीटा 5 की वजह से और एक सिग्नल मिलेगा जहाँ पे हेप्टेसिटी 1 है उसकी वजह से। अब ये वाले जो प्रोटॉन हैं, ये जो प्रोटॉन है इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे रोटेशन हो रही है। रोटेशन फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहा है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारे हाइड्रोजन एक ही सिग्नल दिखाएंगे। बट ये ईटा 5 है, ये ईटा 1 है, मतलब यहाँ पे आपको -27 डिग्री सेल्सियस पे 2 सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक ईटा 5 की वजह से, एक ईटा 1 की वजह से। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक ही H1NMR सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। 64 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, यहाँ पे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो जाएगा। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी वैसे तो हमने सारा किया ही है। हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ईटा 1 से ईटा 5 में चला जाएगा, फेरोसिन की फॉर्मेशन होगी। 2 मॉलिक्यूल्स 2CO यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, 2CO बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों CP है, दोनों में हेप्टेसिटी 5 ही है, ठीक है। सेम इन्वायरमेंट है, सेमी मेटल के साथ अटैच है, तो ये 10 प्रोटॉन्स जो हैं वो एक ही सिग्नल देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक ही सिग्नल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम अगेन डिफरेंट टेम्परेचर की कंडीशंस दी हुई हैं, हमें H1NMR सिग्नल्स ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब चारों रिंग्स देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हो। ये रिंग इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रिंग इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एक इस रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो और इस रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। नीटा 5 है, -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब वेरी लो टेम्परेचर है, कॉम्प्लेक्स रिजिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अब रिजिड है। ईटा 5 की वजह से आपको एक सिग्नल मिलेगा एंड ईटा 1 की वजह से आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। ये तो अब हम कर ही चुके हैं। ये दोनों प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, ये दोनों प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, सॉरी ये वाला प्रोटॉन एक सिग्नल देगा एंड ये दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे। तो आपको 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं यहाँ पे इस रिंग की वजह से और एक सिग्नल मिल रहा है इस रिंग की वजह से। टोटल सिग्नल आगे इस मॉलिक्यूल में H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेंगे 4 सिग्नल्स। इंटेंसिटी की रेशो होगी 5:1:2:2, ठीक है। -27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया। यहाँ पे जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ईटा 1 के केस में 1-2 शिफ्ट या 1-3 शिफ्ट देखने को मिलेगी, मतलब ये वाले प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अब इस वाली रिंग की वजह से भी एक सिग्नल मिलेगा, इस रिंग में जो प्रोटॉन है उनकी वजह से एक सिग्नल मिलेगा और एक सिग्नल इस रिंग की वजह से मिलेगा जहाँ पे हेप्टेसिटी 5 है। तो टोटल आपको 2 सिग्नल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर और भी इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्या है कि कंटिन्यूस रोटेशन होगी, ईटा 5 और ईटा 1 रैपिडली एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को और जिससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा सकते हम ईटा 1 को एंड ईटा 5 के प्रोटॉन्स को, जिसकी वजह से शार्प पीक मिलेगी एक, मतलब यहाँ पे आपको 1 सिग्नल मिलेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। CpRH CO2 दिया हुआ है, रिएक्शन हो रही है इथीन के साथ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 5 + कोर हीर 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +4 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रही है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बाय SN डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से होगी, ठीक है।
यहाँ पे 2 एल्कीन दिए हुए हैं, मतलब 2 CO बाहर निकलेंगे और आपके पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पे H1NMR सिग्नल्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 एल्कीन आगे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये एक एल्कीन आ गया एंड यहाँ पे एक एल्कीन आ गया। अब यहाँ पे भी आप इमेजिनरी प्लेन पास कर सकते हो, ये इमेजिनरी प्लेन पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों एल्कीन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो एक ही एल्कीन देखने की ज़रूरत है आपको। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल रिजिड होगा तो सिस एंड ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे आप। ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस टू ईच अदर हैं, तो ये दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे एंड ये दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे, और ये वाले हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, ये वाला हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे, ठीक है। इस एल्कीन की वजह से आपको 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं, इस एल्कीन के हाइड्रोजन की वजह से 2 सिग्नल मिल रहे हैं, और CP की वजह से 1 सिग्नल मिलेगा। सो एट लो टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे 3 सिग्नल्स मिलेंगे H1NMR, ठीक है। और अगर हम एट हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, सिस एंड ट्रांस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेंगे ये। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये, अब इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, सेम ही सिग्नल देंगे, मतलब एल्कीन की वजह से आपको 1 सिग्नल मिलेगा, CP की वजह से 1 सिग्नल मिलेगा, टोटल 2 सिग्नल्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो FeCO5 के साथ रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, आयरन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। तो यहाँ से भी ये एलीन है अब, ठीक है। एलीन का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना, गूगल में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सर्च करना एलीन का। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पाई बॉन्ड्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाले मिथाइल प्लेन में होंगे, ये अबव द प्लेन होगा एंड ये बिलो द प्लेन होगा। जब यहाँ पे FeCO5 के साथ रिएक्शन होगी तब आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, एक अबव द प्लेन आएगा मिथाइल, एक बिलो द प्लेन आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दोनों मिथाइल प्लेन में है, आयरन बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे CO4 आएगा, एक पाई बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ से एक CO बाहर निकलेगा, CO4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एट लो टेम्परेचर की बात करते हैं। एट लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल रिजिड होगा, तो ये दोनों मिथाइल के जो हाइड्रोजन हैं वो सेम सिग्नल देंगे, और ये वाले दोनों मिथाइल के हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देंगे, ठीक है। सिस एंड ट्रांस वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, B एंड C। आपको टोटल यहाँ पे 3 सिग्नल्स मिलेंगे, एट लो टेम्परेचर पे 3 सिग्नल्स मिलेंगे। इंटेंसिटी की रेशो क्या होगी, 6:3:3, या आप लिख सकते हो 2:1:1। अब इसके बाद एट हाई टेम्परेचर पे फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा ये मॉलिक्यूल। मेटल इस पाई बॉन्ड के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे ये जो चारों मिथाइल हैं इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इनके प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और आपको एट हाई टेम्परेचर पे एक ही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। सो ये हमने H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, वो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।